Unacademy. Let's crack it. हेलो लर्नर्स, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया अनअकैडमी दिल्ली मुखर्जी नगर के ऑफलाइन सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वैकल्पिक विषय के बारे में बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, हम लोग 31 जुलाई से मुखर्जी नगर ऑफलाइन सेंटर में विभिन्न वैकल्पिक विषयों की कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपको लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय पढ़ाऊंगा और आज के इस वीडियो में मैं लोक प्रशासन विषय के बारे में चर्चा करूंगा आपसे कि लोक प्रशासन विषय क्या है, उसका नेचर क्या है, क्यों आपको लोक प्रशासन विषय को एक वैकल्पिक विषय के रूप में रखना चाहिए यदि अभी तक आप ये निर्णय नहीं कर पाए हैं कि कौन से विषय को आपको वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ना है। यदि आप लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय पढ़ते हैं तो आपको जो 500 नंबर का 2 पेपर होते हैं मेंस में 250 नंबर ईच, उसके अलावा लोक प्रशासन विषय को पढ़ने से और क्या क्या आपको बेनिफिट्स या फायदे हो सकते हैं, कैसे हम लोग लोक प्रशासन विषय की बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, मेरी अप्रोच रणनीति क्या होती है इस विषय को पढ़ाने के बारे में, इन सारी चीज़ों पे आज मैं आपसे संक्षेप में चर्चा करने जा रहा हूं इस वीडियो में। थोड़ा सा शुरुआत में फ्रेंड्स मैं अपने बारे में आपको बता दूं। नाम डॉक्टर अतुल लोहिया। लगभग 21 साल से मैं लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय पढ़ा रहा हूं दिल्ली मुखर्जी नगर में। दावा करता हूं हिंदी मीडियम का बेस्ट टीचर होने का। हिस्ट्री पब्लिक एडमिशन 2 सब्जेक्ट से यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। नेशनल सिक्योरिटी फेडरलिज्म राष्ट्रीय सुरक्षा संघवाद विषय पर मेरा रिसर्च है। कई नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में मेरे रिसर्च पेपर पब्लिश हैं। करीब 15 के आसपास किताबों का मैं राइटर एडिटर हूँ। और उसके अलावा जीएस के काफ़ी सारे सेक्शंस में विशेषज्ञता रखता हूँ, गवर्नेंस, एथिक्स, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन। और फिलहाल इस वीडियो में आपसे बात कर रहा हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट की। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय सिविल सेवा परीक्षा में जो सबसे पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, अगर उनकी हम रैंकिंग करें तो हमेशा से टॉप 3, टॉप 5 में एक बहुत प्रचलित और पॉपुलर सब्जेक्ट रहा है। मेरे ऐसा कहने के पीछे कई आधार हैं। लोक प्रशासन विषय अगर आप देखेंगे, जब 2013 में यूपीएससी में सिलेबस चेंज हुआ था, पैटर्न चेंज हुआ था जीएस का, स्पेशली मेंस में 2 की जगह 1 ऑप्शनल किया गया था। उसके पहले 2011 में प्रीलिम्स में ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा के सीसेट शामिल किया गया था। तब से मैंने एक स्टेटमेंट देना शुरू किया था, एक बात कहना शुरू की थी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नाउ द किंग सब्जेक्ट ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम। कई आधारों पे मैंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया कि लोक प्रशासन विषय एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे लोकप्रिय वैकल्पिक विषय है सिविल सेवा परीक्षा में। जैसा कि आपको जानकारी होगी, सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा में 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 2 पेपर क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं और बाकी जो 7 पेपर हैं उनमें मिले अंकों के आधार पर आपकी सफलता या असफलता का निर्धारण होता है। उन 7 पेपर्स में आप देखेंगे तो 4 जीएस के पेपर होते हैं, प्रत्येक पेपर 250 नंबर का, एक निबंध 250 नंबर का, और 2 पेपर होते हैं जो आपने ऑप्शनल या वैकल्पिक विषय चूज किया है, उससे जुड़े हुए दोनों पेपर भी 250-250 नंबर के।
कहने का मतलब वैकल्पिक विषय 500 नंबर का है मेंस में और टोटल मेंस है 1750 का। किंतु मैं हमेशा से कहता हूं कि यदि आप लोक प्रशासन विषय पढ़ते हैं तो 500 नहीं बल्कि 1000 प्लस नंबर की आप तैयारी करते हैं। कहावत सुनी होगी आपने, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर उस कहावत के अनुसार ही मैं आपसे बात करूं, लोक प्रशासन का सिलेबस एक तरफ रखें, हम जीएस के चारों पेपर्स का सिलेबस रखें दूसरी तरफ, निबंध के पिछले 10 साल 15 साल के क्वेश्चंस उठा के देखें, क्योंकि निबंध का कोई सिलेबस नहीं होता है, इसलिए उसके अगर हम लास्ट 10-15 ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर उठा के देखें, लोक प्रशासन के सिलेबस से मैच करें, तो जो बात मैं कह रहा हूं कि लोक प्रशासन से 500 नहीं बल्कि 1000 प्लस नंबर की तैयारी होती है, ये बात अपने आप तर्क के साथ सिद्ध हो जाएगी। अक्सर आप देखेंगे कि यूपीएससी में जो 2 निबंध पूछे जाते हैं, कम से कम एक निबंध लगभग हर साल ऐसा होता है जो लोक प्रशासन विषय से जुड़ा होता है। 2010 में निबंध पूछा गया यूपीएससी में, परोपकारिता का भारतीय मॉडल और गेट्स बफेट मॉडल, इन दोनों के बीच में अंतर या समानता, भाव बता रहा हूं मैं उस निबंध के टॉपिक का। हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक टॉपिक पढ़ते हैं, कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व है, उसी में जो ये बारेन बफेट मॉडल है वो उसी से प्रेरित है। और जो परंपरागत भारतीय मॉडल है परोपकारिता का, वसुधैव कुटुंबकम, प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। महाभारत में हमने दानवीर कर्ण की कहानी किस्से सुने हैं और तब से लेके आज तक ढेरों ऐसे हमारे देश, हमारे समाज में दानवीर लोग हुए हैं। महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप थ्योरी दी थी। लोक प्रशासन में एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, सत्ता और उत्तरदायित्व के बीच में समरूपता का सिद्धांत। यूपीएससी का आप निबंध देखेंगे तो एक निबंध पूछा गया है कि सत्ता बढ़ने के साथ जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लोक प्रशासन में हम टॉपिक पढ़ेंगे गुड गवर्नेंस या सुशासन। एक टॉपिक पढ़ेंगे रोल ऑफ मीडिया, मीडिया की भूमिका, रोल ऑफ सोशल मीडिया। यूपीएससी में निबंध पूछा गया है सुशासन में मीडिया की भूमिका। लोकतंत्र या डेमोक्रेसी हम पढ़ते हैं, यूपीएससी में निबंध पूछा गया है पक्षपातपूर्ण मीडिया लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो मतलब ढेरों ऐसे टॉपिक हैं निबंध से जुड़े हुए जिनसे हर साल लगभग एक ना एक टॉपिक निबंध के रूप में, एक ना एक सब्जेक्ट निबंध के रूप में जरूर पूछा जाता है। मतलब अगर 2 में से मैं एक भी निबंध मानूं, 2 पार्ट होते हैं निबंध के। फर्स्ट पार्ट में 4 सब्जेक्ट होते हैं, एक लिखना होता है। सेकेंड पार्ट में उसी तरह से, मतलब एक भी मानूं मैं 8 में से तो 125 नंबर, तो हमारा निबंध कम से कम तैयार हो ही जाता है यदि हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल को सही तरीके से पढ़ लिया है। तो उसके अलावा अगर मैं आगे बढ़ूं, जीएस सेकेंड पेपर आप देखेंगे, लगभग पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के कई सारे टॉपिक हमारा ये विषय कवर कर लेता है। पूरा जो हम सेकेंड पेपर पढ़ते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन या भारतीय प्रशासन, भारतीय प्रशासन में बेसिकली हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ते हैं। उसके अलावा गवर्नेंस तो है ही पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सोशल जस्टिस में वीमेन एम्पावरमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप, अनुसूचित जाति जनजाति का कल्याण, बहुत सारे ऐसे टॉपिक सोशल जस्टिस से जुड़े हुए जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़े जाते हैं।
रफली आप देखेंगे सेकेंड पेपर में कम से कम 150 मार्क्स के आसपास की हम तैयारी कर लेते हैं अगर लोक प्रशासन विषय हमने ऑप्शनल के रूप में पढ़ लिया है तो। आप जोड़ते चलें 500 नंबर, आप जोड़ते चलें अगर तो देखिए 500 नंबर ऑप्शनल है। उसके अलावा जाएंगे तो 125 125 नंबर मैंने कहा अगर एक निबंध भी मानूं मैं तो उसका है 150 मार्क्स भी कम से कम मैं लेके चल रहा हूं। अगर जीएस सेकेंड पेपर का लूं तो वो हो गया। आगे बढ़ें, जीएस थर्ड पेपर देखेंगे आप, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी का काफ़ी बड़ा सेक्शन हम अपने विषय में पढ़ते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा एक टॉपिक ही हम पढ़ेंगे सेकेंड पेपर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में। एक पूरा सेक्शन पढ़ेंगे लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आतंकवाद, नक्सलवाद, रोल ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, एनआईए वगैरह, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, पुलिस रिफॉर्म्स वगैरह, काफ़ी बड़ा सेक्शन इंटरनल सिक्योरिटी का। उसके अलावा देखेंगे जीएस इकोनॉमी के बहुत सारे टॉपिक, बजट, सरकार की मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, प्लानिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बहुत सारे ऐसे जीएस इकोनॉमी के टॉपिक। कम से कम भी मैं अगर लेके चलूं 70 मार्क्स अगर रख लूं मैं थर्ड पेपर जीएस कम से कम। और फोर्थ पेपर एथिक्स। एथिक्स में फ्रेंड्स आप देखेंगे 130 नंबर की थ्योरी है और 120 नंबर की केस स्टडी। जो 130 नंबर की थ्योरी है उसमें 3 सेक्शन हैं, फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैं उसे कहता हूं 3P। लगभग 40 नंबर का फिलॉसफी, लगभग उतना ही साइकोलॉजी और लगभग उतना ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये थ्योरी वाला पार्ट है। और जो 120 नंबर की केस स्टडी है वो वास्तव में बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ही है। इवन जो आप ये थ्योरी पढ़ते हैं 130 मार्क्स की, इस थ्योरी को अप्लाई आपको एडमिनिस्ट्रेशन में ही करना है। बिना एडमिनिस्ट्रेशन को सही ढंग से समझे कभी भी हम एथिक्स वाले पेपर में अच्छा नहीं कर सकते। फिलॉसफी और साइकोलॉजी हमें फिलॉसफी और साइकोलॉजी के नज़रिए से नहीं पढ़नी होती, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच से पढ़नी होती है। उसे हम एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे लागू करेंगे, उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, एथिक्स इंटीग्रिटी के नज़रिए से ये जानना होता है। बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है वैसी स्थिति में लोक प्रशासन की। अक्सर आप देखेंगे एथिक्स में प्रश्न पूछा जाता है, आप किसी कंपनी के एक बड़े उच्च अधिकारी हैं, आपके अधीन 2 कर्मचारी काम कर रहे हैं, दोनों में से किसी एक को आपको प्रमोट करना है। एक कर्मचारी कम कार्यकुशल है, ज़्यादा नैतिक है, उसे प्रमोट करेंगे आप, और या दूसरा कर्मचारी जो ज़्यादा कार्यकुशल है, कम नैतिक है, उसे प्रमोट करेंगे आप। यदि दोनों में से किसी एक को चुनना है आपको तो किसे चुनेंगे, कम कार्यकुशल और ज़्यादा नैतिक या ज़्यादा कार्यकुशल और कम नैतिक? और हमेशा जवाब होता है कि कम कार्यकुशल किंतु ज़्यादा नैतिक कर्मचारी का चयन करेंगे। हमें जवाब मिलता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक थिंकर हैं रेंसिस लिकर, और उन्होंने अपनी थ्योरी में ये बात बताई है कि किसी भी संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन केवल उनके प्रोडक्शन, केवल उनके उत्पादन या वर्क परफॉर्मेंस के बेस पे नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी पर्सनालिटी, संगठन के प्रति उनके लगाव से जुड़े कई और ऐसे पैरामीटर हैं कि उन सबको ध्यान में रखते हुए ही हमें किसी कर्मचारी का वास्तविक मूल्यांकन करना चाहिए। और जो अन्य मापदंड या पैरामीटर्स हैं उनमें नैतिकता, सत्यनिष्ठा, संगठन के प्रति लगाव, ये बहुत सारी बातें बताई गई हैं।
तो अगर हमने लोक प्रशासन की थ्योरीज को सही ढंग से समझ लिया तो आप देखेंगे फोर्थ पेपर एथिक्स की केस स्टडीज को सॉल्व करना हमारे लिए बच्चों का खेल हो जाता है। हमें वास्तव में वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच या प्रशासनिक दृष्टिकोण पता होता है जिसके आधार पे हमें आगे जब प्रशासन में शामिल होंगे तो समस्याएं जो आएंगी उनके निर्णय लेने होते हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए। तो कहने का मतलब कम से कम भी मैं अगर रखूं तो 150 मार्क्स फोर्थ पेपर। अगर इन सबको हम जोड़ लें तो देखिए 1000 के आसपास, 1000 प्लस के आसपास हो जाता है हमारा विषय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 500 नंबर का तो ऑप्शनल है, उसके अलावा आप देखेंगे तो लगभग 500 नंबर और हो जाते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं आपसे मेंस की। अगर प्री में चलें तो प्रीलिम्स में आप देखिए 100 में से कम 15-18 प्रश्न पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस से होते हैं। काफी बड़ा सेक्शन यहाँ पवेड में कवर हो जाता है। सीसेट में डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल, वहां हमें मदद मिलती है इससे। इंटरव्यू की बात करें तो कोई भी ऑप्शनल क्यों ना हो, आपका इंटरव्यू में कई सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो वही व्यक्ति एक सही तरीके से जवाब दे पाता है जिसे प्रशासन की समझ हो। आप सिविल सेवा परीक्षा पास करके आईएएस, आईपीएस ही बनना चाहते हैं और जब आपसे पूछा जाता है कि एक अच्छे प्रशासक की कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, स्वाभाविक सी बात है इस तरह के प्रश्न का जवाब वैसा व्यक्ति ज्यादा बेहतर तरीके से दे सकता है जिसे प्रशासन की समझ हो। प्रश्न पूछा जाता है आप किस जिले के रहने वाले हैं, आपके जिले की 3 प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं, आपको आपके जिले का डीएम बना दिया जाए, आप उन समस्याओं को कैसे हल करेंगे, कलेक्टर के रूप में आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी। ढेरों इस तरह के प्रश्न। इस तरह के प्रश्नों के बेहतरीन जवाब देने के लिए हमें जरूरत पड़ती है फिर प्रशासन के ज्ञान की। और इस सबके अलावा अगर हम थोड़ा और आगे चलें, जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो जीवन भर आपको करना यही है। आप और हम एक ही सपने को लेके आगे बढ़ रहे हैं और वो सपना है सिविल सेवा परीक्षा में सफलता। आपको आईएएस, आईपीएस बनना है और हमें आपकी इस सफलता में सहयोगी मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभानी है। अल्टीमेट गोल दोनों का एक ही है। अगर आपसे पूछा जाए कि आईएएस और आईपीएस क्या है तो अल्टीमेटली लोक प्रशासन ही तो है। लोक प्रशासन का मतलब क्या है? लोगों के हित के लिए किए गए सामूहिक प्रयास। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेके जिले के कलेक्टर, एसपी से लेके नीचे गांव के पंच, सरपंच और पटवारी, ग्राम सेवक, ये जितने हम देख रहे हैं सब तो लोक प्रशासन का ही हिस्सा हैं। और आप भी इसी सपने को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि लोक प्रशासन में शामिल होना है। सोच के देखें, अगर लोक प्रशासन में शामिल होने के पहले ही हमें समझ हो कि लोक प्रशासन क्या है तो इस परीक्षा को भी पास करने में हमें आसानी होती है और परीक्षा पास करने के बाद भी पूरे जीवन जब तक हम सिविल सेवा में काम करेंगे ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर पाते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, आपकी लड़ाई, आपकी सफलता केवल यहीं तक नहीं है कि आपने परीक्षा पास कर ली, आईएएस, आईपीएस बन गए। उसके बाद भी अगले 30-35 साल की जो आपकी सेवा है, असली परीक्षा तो तब है। नीति शास्त्र पढ़ेंगे यहाँ, लेकिन जीवन में लागू तो उस 35 साल में करेंगे, उस 30 साल में करेंगे जो कि आप सिविल सेवक के रूप में सेवा देंगे। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो यहाँ, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन रहते हुए काम तो तब करना है आपको अगले 30 साल। अगर यहीं बेहतर ढंग से हमें सारी चीज़ों की समझ है तो सोच के देखें आगे की चीज, जिंदगी, आगे का हमारा काम करने का तरीका कितना आसान हो जाता है, कितना बेहतर हो जाता है। कहने का मतलब चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, हर जगह हमारा ऑप्शनल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस सबके साथ साथ
इस सबके साथ साथ आप देखेंगे तो सिलेबस भी कंपैरेटिवली बहुत छोटा सा है हमारे विषय का। मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूं कि यदि आपने तय कर लिया है कि लोक प्रशासन विषय पढ़ना है तो आपका ये डिसीजन और मजबूत हो, आपको अपने डिसीजन पे गर्व हो कि हमने जो डिसीजन लिया है एकदम सही लिया है। और अगर अभी आप इस डायलेमा में हैं, इस कंफ्यूजन में हैं कि कौन सा वैकल्पिक विषय चुने, तो आपको मदद मिल सकती है इस वीडियो के माध्यम से कि आपको लोक प्रशासन विषय चुनना चाहिए तो क्यों, इससे क्या क्या आपको फायदे हो सकते हैं, इसका नेचर क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसीलिए मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से चर्चा कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे सिलेबस बहुत छोटा सा, केवल छोटी छोटी सी 26 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है पूरे सिलेबस को। फर्स्ट पेपर में 12 यूनिट, सेकेंड पेपर में 14 यूनिट, 80% चीजें जीएस की। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है लोक प्रशासन विषय के संदर्भ में कि ये एक बहुत साइंटिफिक और डायनामिक सब्जेक्ट है। जनरली बहुत कम सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सोशल साइंस का पार्ट होने के बाद भी बहुत साइंटिफिक हैं, बहुत डायनामिक हैं और हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए हैं। साइंटिफिक इसलिए कह रहा हूं, मैं इस आधार पे कह रहा हूं कि इसमें रटने का कुछ नहीं है। इसमें मान लीजिए सपोज दैट कुछ नहीं है। इसमें हम जो भी पढ़ते हैं अपने चारों तरफ उन चीजों को व्यवहार में घटित होते हुए देखते भी हैं। जो घटित होता है वही पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं वो सब हम अपने चारों तरफ घटित होते हुए देखते हैं। जैसे मैंने शुरू में एक शब्द बोला आपको, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं वो अपनी आय, अपने लाभ का एक सर्टेन परसेंटेज हिस्सा सामाजिक कल्याण के कार्यों में खर्च करते हैं, उसे हम कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की संज्ञा देते हैं। पिछले दिनों अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, नंदन नीलेकणी का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे को 315 करोड़ रुपए की संपत्ति दान की। 85 करोड़ उसके पहले भी एक बार दिया था, कुल 400 करोड़। जीरोधा कंपनी के को फाउंडर ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा गिविंग प्लेस के तहत दान कर दिया। ढेरों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। कहने का मतलब मैं बस यहाँ इतना बताना चाह रहा हूँ कि हम कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक कॉन्सेप्ट के रूप में अपने विषय में पढ़ेंगे भी, और कैसे इसे व्यवहार में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ये अपने चारों तरफ घटित होते हुए देखेंगे भी। कहीं बाढ़ आती है, कहीं सूखा होता है, कहीं बादल फटता है, कहीं ट्रेन एक्सीडेंट, और हम देखते हैं कि सरकार और सहकारी महकमे तो बाद में पहुंचते हैं, लेकिन स्थानीय बहुत सारे एनजीओ या और दूसरे ऐसे संगठन होते हैं जो लोगों की मदद के लिए पहले पहुंच जाते हैं। हम पढ़ेंगे कि आज लोक प्रशासन केवल सरकारी कामों तक सीमित नहीं है, बल्कि गैर सरकारी की भूमिका भी हो गई है। तो तुरंत हम देखेंगे कि कैसे गैर सरकारी संगठन आज जनता के हित में काम कर रहे हैं। हम भ्रष्टाचार पढ़ेंगे तो अपने चारों तरफ घटित होते हुए देखेंगे। हम आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो कैसे राइट टू इंफॉर्मेशन का हमारे देश में, हमारे राज्य में यूज हो रहा है, हम उसे देखेंगे भी। पूरा लोक प्रशासन, जो चीजें पढ़ी जाएंगी हम उन सबको घटित होते हुए देखेंगे। यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे। केवल हम YouTube पे जाके डाल दें CSR इन इंडिया, देखिए आप ढेरों वीडियो मिल जाएंगे हमें कि कैसे टाटा, विप्रो, रिलायंस या और दूसरी कंपनियां CSR के फील्ड में काम कर रही हैं। कैसे कोरोना के दौर में बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनी CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए जनता के हित और कल्याण के लिए काम किए। तो मतलब कहने का कि लोक प्रशासन में कभी मैं ये नहीं कहूँगा कि मान लीजिए, मैं वही कहूँगा कि आप देख लीजिए। आप YouTube पे देख लीजिए, YouTube की भी ज़रूरत नहीं है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ लीजिए, आप टीवी पे देख लीजिए, आप अपने अड़ोस पड़ोस में निकल के देख लीजिए कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं कैसे वो चीज़ें व्यवहार में हो भी रही हैं। सबसे अच्छा उदाहरण कलेक्टर, एसपी।
आईएएस आईपीएस आपको बनना है तो आईएएस आईपीएस आपको बनना है, काम भी करना है। और यहाँ हम अपने सब्जेक्ट में पूरी एक टॉपिक ही पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन। उसमें रोल ऑफ कलेक्टर, रोल ऑफ एसपी, कलेक्टर एसपी के बीच के संबंध, सारी चीजें। तो इतना व्यावहारिक सब्जेक्ट है ये कि रटने की जरूरत ही नहीं है। थ्योरी पढ़ी, उसको व्यवहार में कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है देख लिया, और लंबे समय तक चीजें याद रहेगी। फ्लो चार्ट डायग्राम के थ्रू हमने प्रेजेंटेशन कर दिया, प्रश्न की डिमांड के अकॉर्डिंग आंसर लिख दिया, और तब देखिए 500 में से 280 प्लस नंबर लाना बहुत आसान होता है। तो इस तरह से हम जो विषय पढ़ने जा रहे हैं, जिस विषय की हम बात कर रहे हैं, अपने आप में एक बहुत उपयोगी, बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है। रटना कुछ नहीं है। डे बाय डे की घटनाओं के प्रति अगर हम अवेयर हैं, डेली ढंग से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ हमें है, तो हम इस विषय में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये तो विषय से जुड़ी कुछ बातें थी। थोड़ा सा अगर मैं बात करूं कि इस विषय के रिजल्ट क्या हैं, इस विषय को रखना कहीं आपके लिए नुकसानदेह तो नहीं हो सकता है। अगर इस तरह का मन में कहीं भी ख्याल है तो बिल्कुल निकाल दें। सबसे रिसेंट रिजल्ट की बात करूं मैं, सबसे रिसेंट आप देखेंगे 2022 का यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया है, और मेरे स्टूडेंट हेमेंद्र सिंह, उनकी मार्कशीट मैंने यहाँ लगाई है, क्योंकि मैंने कहा हमेशा मैं इस कहावत पे भरोसा करता हूँ कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम जो भी बात कर रहे हैं तर्क के साथ बात करें, तथ्यों के साथ और सबूत के साथ बात करें, ताकि मानना या कल्पना करना ये रहे ही नहीं। हेमेंद्र सिंह 842 रैंक पे सिलेक्ट हुए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिंदी मीडियम में 2022 यूपीएससी में। मेरे ही स्टूडेंट थे, और मैं ये दावा करता हूं कि पिछले 20 साल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिंदी मीडियम से यूपीएससी में जितने भी सिलेक्शन हैं, सब मेरे स्टूडेंट ही रहे हैं, अगर एकाध किसी को अपवाद के रूप में छोड़ दिया जाए तो। आज तक हिंदी मीडियम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रिकॉर्ड नंबर आए हैं 390। जब 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, 600 नंबर में 390 नंबर आए थे गिरिवर दयाल सिंह को, जो कि आज तक के रिकॉर्ड नंबर हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। इंग्लिश मीडियम में भी लोगों को इतने नंबर नहीं आए हैं जितने हिंदी मीडियम, और ढेरों लोगों को। लिस्ट है पूरी, गिरिवर दयाल 390, मेहर राय का 370, ढेरों ऐसे नंबर। और अगर अभी की बात करूं, अभी जबकि एक ऑप्शनल 500 नंबर का, इसी साल की मैं बात कर रहा हूं, हेमेंद्र को 267 मार्क्स आए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिंदी मीडियम, फाइनल सिलेक्शन हुआ 842 रैंक के साथ। कहने का मतलब कि बिल्कुल इस विषय पे और मुझ पर भरोसा करते हुए आप लोक प्रशासन को एक ऑप्शनल के रूप में चूज करके 31 जुलाई से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। लगभग 5 महीने का हम एक समय लेके चलते हैं इस पूरे विषय को बहुत बेहतर ढंग से पढ़ने के लिए। जो ये 5 महीने का शेड्यूल होता है, इसमें अकॉर्डिंग टू 100% सिलेबस पूरा क्लास में सिलेबस डिस्कस होगा, फ्लो चार्ट डायग्राम के थ्रू जो मेरा पढ़ाने का तरीका है। साथ साथ जरूरी बातें हम लिखेंगे भी, आपको पूरा प्रिंटेड नोट्स मिलेगा हिंदी मीडियम में। और साथ ही साथ जो पिछले 10-15 साल में प्रश्न पूछे गए हैं, आगे के लिए जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं, उन सब पे चर्चा करते हुए अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज के रूप में हम तैयारी करेंगे इस विषय की। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी विषय को ढंग से पढ़ना है तो 3 काम करने होते हमें: बेहतर समझ, बेहतर प्रैक्टिस और बेहतर नोट्स। बेहतर समझ, बेहतर नोट्स एंड बेहतर प्रश्न अभ्यास। और इन तीनों बातों को एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे हम अपनी क्लास में। पूरे 2 घंटे की क्लास का फोकस होगा समझ के ऊपर, साथ में जरूरी बातें नोट भी करेंगे, और साथ में आपके पास एक प्रिंटेड नोट्स भी होगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी। कुछ टॉपर्स के यहाँ फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पे आप। शिखा राजपूत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिंदी मीडियम से सबसे अच्छी रैंक 38 रैंक, मेरी ही स्टूडेंट।
गिरिवर दयाल सिंह 51 रैंक, रानू साहू 88 रैंक, ऐसे ढेरों रिजल्ट आप देखेंगे लोक प्रशासन हिंदी माध्यम के। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।